Hello guys, welcome to Avyana S Academy. I am Vedvir and we are preparing for UGC Net Commerce Management and PGT Commerce. तो गाइस लास्ट क्लास में अपनी यूनिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन फिनिश अप किया है, दैट इज़ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने फिनिश अप किया है। तो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, दैट इज़ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग अपनी जो है वो फिनिश अप कर दी है। उसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, आपकी जो पीवी रेशो है, पीवी रेशो नहीं, आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, इससे रिलेटेड आपके जितने भी एस्पेक्ट हैं वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज की जो यूनिट है हम उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे विद कॉरपोरेट अकाउंटिंग। तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग हमारा जो है एक अलग फील्ड हो जाती है, ठीक है। वहाँ तक आपकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एक अलग फील्ड है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग है एक अलग फील्ड है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग जो है एक अलग फील्ड है। तो इस तरीके से हमारी जो अकाउंट है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में बटी हुई है। तो हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है वो अपनी ख़त्म कर ली है। उसमें डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जेएलपी और आपका इंसॉल्वेंसी, गार्नर वर्सेस मोरे रूल, दीज टॉपिक ऑलरेडी वी कम्स टू एंड, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो चलेगी किसके, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ऊपर। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में टॉपिक पहले ही बता दिया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो आई होप आप लोगों ने जो है इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने पढ़ लिए होंगे। तो आपके जो भी डाउट्स निकल के आए होंगे वो हम लोग आज की क्लास में जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें एंड हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल, नोन, रिलेटिव में इससे रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ में हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि उनको भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल सकें और उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो गाइस अभी हमारा एक 29 को एग्ज़ाम हुआ है कॉमर्स का। सो वो एग्ज़ाम बहुत ही ईजी और नॉर्मल एग्ज़ाम रहा है बच्चों के लिए। तो उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो कवर अप किए थे, उससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। उसमें जैसे पीवी रेशो है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हैं, बीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, अकाउंटिंग रेशो से क्वेश्चन आए हैं, ईओक्यू से क्वेश्चन आया है, इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आया है, अकाउंटिंग से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये इसका हम एक कंप्लीट एनालिसिस आपको करके बताएंगे कि भाई कौन कौन सी यूनिट में से कितने कितने क्वेश्चन, मतलब जो है किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके आए हैं। तो जल्द ही हम इसका एक आज का एग्ज़ाम हो जाएगा मैनेजमेंट का, तो उसके बाद दोनों का, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों का एनालिसिस हम करेंगे। उसमें बताएंगे आपको कि भाई किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चन जो वो एग्ज़ाम्स में आए हैं, ताकि जो बच्चे नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इससे जो रेलिवेंट आपको जो है टॉपिक्स आपको मिल सकें और आप उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर सको। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हमारी यूनिट कौन सी चल रही है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड पीजीटी कॉमर्स। मैनेजमेंट वालों के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके में ये वाली यूनिट आपकी नहीं आती है, राइट। तो चलिए हम बात करेंगे कंपनी अकाउंट की और कॉर्पोरेट अकाउंट की, कि कंपनी अकाउंट क्या होते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होती है, कंपनी अपने अकाउंट कैसे बनाती है, ठीक है। और उसमें हमारे शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाती है, ठीक है। तो आप ज़रा मुझे ये बताइए कि कंपनी क्या होती है, कंपनी का हमारा एक्ट कौन सा है। पहले हमारा जो एक्ट था कंपनी का 1956 था, लेकिन अब आपका जो कंपनी का एक्ट है वो चेंज हो गया है, आपका हो गया है 2013। तो देखो कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी एक स्टैट्यूटरी और वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है। ये कंपनी जो है बेसिकली क्या होती है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। वॉलंटरी मतलब जो पर्सन जो है अपनी इच्छा से जुड़ते हैं एक एसोसिएशन बनाने के लिए। किस चीज़ की एसोसिएशन बनाते हैं, फॉर्म्ड फॉर सम कॉमन पर्पस, मतलब जितने भी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ेंगे या इनका जो भी पर्पस रहेगा वो कॉमन रहेगा, कॉमन पर्पस के लिए हम लोग काम करेंगे। विद अ कैपिटल डिविजिबल इनटू पार्ट्स,
उनकी जो कैपिटल रहेगी वो सब अपना कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल जो रहेगी वो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर। या हम ये कह सकते हैं कि शेयर इज द शेयर ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब एंटायर जो कैपिटल रहती है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, और उसका एक जो छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। ठीक है, एंड विद द लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, जो हम पार्टनरशिप जब हमने पढ़ी थी तो वहां पे हमने पढ़ा था कि भाई हमारी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी में जो लायबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, लिमिटेड आपकी हो जाती है। ठीक है, इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब ये जो है इसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है। इन द आइज ऑफ लॉ इसकी एग्जिस्टेंस रहती है, और उस एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंगली ये क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, तो इट मे ऑल्सो भी डिस्क्राइब एज द आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कंसीडर किया गया, क्यों करा गया है इसके बारे में भी बताएंगे। कंपनी जैसे एक पर्सन साइन करता है, एक पर्सन की जो है आगे जो है उसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है, ऐसी कंपनी के नाम पे भी प्रॉपर्टी रहती है कि वो साइन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ऐसे ही मतलब उसको जो एक पर्सन की क्वालिटीज होती हैं, ऐसे ही कुछ क्वालिटीज को कंपनी के साथ में कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो वो चीजें हमारी यहाँ पर होती हैं। ठीक है, इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ, तो कंपनी आपकी क्या होगी, क्रिएटेड बाय द लॉ होगी। तो कंपनी जो है वो लॉ के थ्रू ही क्रिएट होगी, अपनी मर्जी से आप क्रिएट नहीं कर सकते। मीन्स यू हैव टू अप्लाई द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और द एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी जो है वो क्या करेगी, एक परपेचुअल सक्सेशन में काम करेगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो वो कंपनी जो वो यहाँ पे जो वो काम करेगी, तो उसके हिसाब से कंपनी बताएगी कि भाई हमारा जो परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी जो वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारी चलती रहेगी, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो लॉस हो, हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी आपकी जो लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहेगी। एंड इट हैज़ द कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है कि कंपनी की एक स्टैंप होती है, जो कि जैसे हम एक नॉर्मल पर्सन तो साइन करता है, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी है वो साइन नहीं कर सकती, तो कंपनी जो है वो क्या करती है, अपनी स्टैंप लगाती है। तो जहाँ पर कंपनी की स्टैंप लग जाती है, इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी ने साइन कर दिए हैं और उस पर कंपनी की बाउंडेशन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेगी। ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है विच हैज द नेम, इसका एक अपना नाम होता है, उस नाम से ये जो कंपनी है वो अपनी जानी जाती है। जैसे पर्सन का एक नाम होता है, ऐसे ये कंपनी का भी नाम होता है, जो कि हमारा उसके नाम से जानी जाएगी। ठीक है, इट इज द जॉइंट कैपिटल और सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी। तो मतलब इसकी कैपिटल जो होती है वो जॉइंट होती है कि जितने भी पर्सन होते हैं एसोसिएटेड और पर्सन होते हैं, तो उसमें जितने भी पर्सन होते हैं अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं। वो जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे वो सारी क्या हो जाएगी, हमारे शेयर कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर हमारी जो है इसकी एक लीगल पर्सनैलिटी होती है। लीगल पर्सनैलिटी मतलब इसकी एक लीगल एग्जिस्टेंस होती है, एक इन द आइज ऑफ लॉ इसकी एक अपनी ओन एग्जिस्टेंस होती है। वो जो एग्जिस्टेंस आपकी होती है वो चीज आपकी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी जाती है। तो यहाँ पर देखो काफी सारी चीजें हम लोगों ने बात करी है कि ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, पहली चीज फॉर्म्ड फॉर द कॉमन पर्पस, दूसरी चीज इसकी जो कैपिटल होती है वो डिविजिबल होती है, तो मतलब उसमें शेयर्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, चौथी चीज एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, या इसको हम जो है क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा जो है लीगल मैटर पे ये बात करती है, मतलब लीगैलिटी के कंसर्न में हम इसको रजिस्टर्ड एक कंपनी जो वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएटेड बाय द लॉ होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है आपके। ठीक है, और इसका एक अपना नाम होता है, जॉइंट कैपिटल होती है और सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है। तो यहाँ पर कई सारे इसके पॉइंट जो वो आपको डिस्क्राइब किए गए हैं। तो आई होप ये जो चीजें हैं ये आपको समझ आ गई होंगी। कंपनी के लिए मिनिमम पर्सन कितने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने चाहिए वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, कि अलग अलग केसेस में आपके अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। तो और बात करते हैं आगे, अ लीगल एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब जो जितने भी प्रोविजन अप्लाई होते हैं वो किस चीज के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, 2013 के, और एनी ऑफ द प्रीवियस एक्ट। ऐसा नहीं कह सकते कि जो कंपनी 2013 से पहले बनी थी उसको कंपनी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, वो भी कंपनी है, इसीलिए उसने बोला है एनी ऑफ द प्रीवियस एक्ट, मतलब प्रीवियस एक्ट के अकॉर्डिंगली भी अगर आपकी रजिस्टर्ड हुई है या फॉर्म्ड हुई है तो उसको भी आप कंपनी ही मानोगे। ठीक है, प्रिवेलेंट इन द कंट्री, मतलब कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है। अब वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है, क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में इन्होंने अंडर सेक्शन 3
और सबसेक्शन 1 में बताया है। तो कंपनीज एक्ट 1956, ये डेफिनेशन जो है वो कंपनीज एक्ट 1956 है, क्योंकि ये जो एक्ट पहले जो था वो कौन सा था, 1956 था। 2013 में इसका अमेंडमेंट करके इसको चेंज किया है। तो इसने क्या बताया कि कंपनी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी कंपनी जो फॉर्म्ड एंड अंडर द दिस एक्ट एंड एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी या इससे रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हुई है और या एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो उसको हम कंपनी की डेफिनेशन में बता देते हैं। तो यहां पर इसने क्या बताया कि एग्जिस्टिंग कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अंडर द एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब कंपनी कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी है उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है अंडर एनी ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब हमारी जो कंपनीज बन रही हैं वो 2013 के अकॉर्डिंगली बन रही है। इससे पहले जो कंपनी बनी थी वो 1956 के अकॉर्डिंगली बनी थी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी ना किसी लॉ के अंडर आप उसको रजिस्टर आपको करवाना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के अंडर। बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी जो कंपनी है वो काम नहीं कर पाएगी। दिस डेफिनेशन डज नॉट रिवील द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। तो यहां पर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ज्यादा रिवील नहीं होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पहले वाली डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी वहां पर चीजें आपकी रिवील होती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है इन्होंने क्या बताया कि कंपनी वो होती है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी। अब एग्जिस्टिंग कंपनी क्या होती है, एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब वो है कि जो एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड हुई है। तो सिंपल सी बात यह है कि कोई भी कंपनी, कहने का मतलब यह है कि कंपनी को किसी भी एक्ट के अंडर रजिस्टर होना कंपलसरी है। ऐसा इसने अंडर सेक्शन 3(1) में ऐसा बोला गया है। कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में वहां पर इसको डिफाइन किया गया कि कंपनीज को रजिस्टर होना कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो, चाहे वो प्रीवियस लॉ के अंडर हो, चाहे वो आपका करंट लॉ के अंडर हो, तो आपको रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये चीज आपके इसमें आ जाती है। चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे कुछ फीचर्स की बात करेंगे। ये फीचर्स हमारे क्या बताते हैं उसी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यहां पर देखो क्या होता है कि ये मैंने एक चीजें आपको बताई कि यहां पर जो है एक कंपनी की एक कॉमन सील होती है। ठीक है, कंपनी के कॉमन सील रहेगी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कॉमन सील का मतलब क्या है कि यहां पर कंपनी की स्टैंप रहेगी। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ये मैंने आपको बताया। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पे कि कंपनी जो है वो साइन कर सकती है, कंपनी का अपना एक नाम रहेगा। ठीक है, कंपनी जो है अपना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल होती है। कंपनी को जो मेंबर्स अपने चलाएंगे। ठीक है, तो कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा। कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी रहेगी, ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है। कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी और डील वगैरह साइन कर सकती है, कंपनी पे कर सकती है, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, कंपनी आगे केस लड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसमें करेंगे। यहाँ पर जो मेंबर्स रहेंगे उनकी जो लाइबिलिटी रहेगी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, ओनली अप टू देयर शेयर। अगर मान लो मैंने 1 लाख के शेयर ले रखे तो मेरी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही है जितनी मेरी 1 लाख तक की लाइबिलिटी है, उसके ऊपर मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, ओके। शेयर ट्रांसफर्ड, यहाँ पर आपके जो शेयर हैं वो ट्रांसफरेबल रहते हैं। अगर आप एक नाम से दूसरे नाम पे अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहो तो आपके शेयर जो वो ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पर जो कंपनी है वो क्या करेगी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेगी। मतलब कंपनी को प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कंपनी को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, कंपनी को अपने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है। जब मैंने अकाउंटिंग के बारे में बताया था तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया था, आपको जर्नल, लेजर पोस्टिंग, आपका ट्रायल बैलेंस और जो है आपके ट्रेडिंग एंड पीएनएल है, बैलेंस शीट है। तो ये सारे अकाउंट जो वो आपको एक कंपनी को मेंटेन करने पड़ेंगे। तो उसके बाद अपनी जो बैलेंस शीट है उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा और ऑडिट करवाने के बाद ये आगे का जो सिस्टम है वो कंपनी का चलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने बताई है कि आपको टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे कंपनी को जो अपने अकाउंट जो ऑडिट करवाने पड़ेंगे। कंपनी अपने अकाउंट में जो वो ये बताए, ऑडिट में ये बताती है कि मतलब उसका जो भी उसने अकाउंट बनाए हैं वो सही तरीके से बनाए हैं या नहीं बनाए, या उसमें कोई हेरा फेरी गड़बड़ी तो नहीं है। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है। कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन होती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहेगी, उसमें आपका कोई भी पर्सन जो है, मतलब कंपनी मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन उसका कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी जो वो आपकी आगे कैरी ऑन चलती रहेगी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट और लॉस हो। हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी जो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी चलती रहेगी।
सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी जो है उसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रहती है आपके, जहां पर मतलब जो है कंपनी अलग होती है और जो ओनर है वो अलग होता है। कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है, ओनर की प्रॉपर्टी आपकी अलग होती है। तो जो भी आप लोगों ने मिलके जो बिजनेस सेटअप किया है उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, ओनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो अलग है। दोनों को आप इसमें मिक्सअप नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी जो है वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो एक अकेले पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये जो है कंपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या है कि इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, इसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, तब जाके ये इनकॉर्पोरेशन में आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक लीगल एग्जिस्टेंस होती है और लीगल एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंगली ही हम यहाँ पर काम करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये जो चीज़ें हैं वो हमारी काम करेगी। मतलब हमें आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जो भी उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी, और लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करने के बाद ये जो चीज़ें हैं वो हमारी आगे चलेंगी। नेक्स्ट है आपका मेंबरशिप। कंपनी जो है वो मेंबरशिप के बेसिस पे चलती है, मतलब मेंबर्स कंपनी को चलाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पर्सन हैं वो आपके क्या बनेंगे, इसके मेंबर्स बनेंगे। जिन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है वो इसके मेंबर्स बनेंगे और वही लोग इसको जो आगे चलाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दोगे तो आपको जो एक मेंबरशिप मिल जाएगी, एक ओनरशिप मिल जाएगी। वही ओनरशिप जो वो आपको डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर ये जो कई सारे जो फीचर्स हैं यहाँ पर ये डिफाइन करे गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके डिफाइन करे गए हैं, जिसमें इन चीज़ों के बारे में बताया गया कि कंपनी को जो मेंबर्स चलाते हैं, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है, मतलब रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी होता है। इनकॉर्पोरेट करेंगे तभी ये आगे काम चलेगा। इसमें आपको लीगल फीस देनी पड़ेगी और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं दैट यू हैव टू फिल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी हैज़ द सेपरेट लीगल एंटिटी, मीन्स कंपनी एंड ओनर बोथ आर द सेपरेट एंटिटी। कंपनी अलग होती है एंड ओनर आपके अलग होते हैं। कंपनी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन, मीन्स कंपनी में गो ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। एंड कंपनी हैज़ अ कॉमन सील एंड स्टैम्प थ्रू विच अ कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी कैन साइन लीगल और वैलिड टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट राइट बाय इट्स ओन नेम। राइट, कंपनी में बी ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे। एंड इट हैज़ अ ऑल द मेंबर्स हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी, उसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। इट हैज़ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द प्रॉपर मैनर और सीक्वेंस दैट इज डिस्क्राइब एज पर द लॉ। राइट, एंड दे हैव टू कंडक्ट अ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स आफ्टर ए रेगुलर interval for check whether they are maintain books of account in proper manner or not। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हम लोग और डिस्कस करते हैं। ये हमने बता ही दिया कि सेपरेट लीगल असिस्टेंस होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर की, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, मतलब ओनर की प्रॉपर्टी अलग होती है और जो कंपनी है उसकी प्रॉपर्टी आपकी अलग रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन रहेगा आपका। ठीक है, तो इसमें आपका जो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि कंपनी आपकी लॉन्ग टाइम के लिए चलती रहेगी, चाहे मेंबर्स आओ मेंबर्स जाओ, उसका कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओनरशिप डाइवोर्स फ्रॉम द मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पर ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। तो आप जरा मुझे ये बताइए कि ओनरशिप और मैनेजमेंट दो अलग अलग चीजें कैसे हैं। देखिए, जो ओनरशिप का मतलब होता है कि आपने पैसा लगाया, ठीक है, तो जिन लोगों ने पैसा लगाया जो मैनेजमेंट में डिसीजन ले रहे हैं वो आपका क्या है, ओनरशिप हो गए। जो उसको मैनेज करने में हम आपके हेल्प कर रहे हैं, मतलब मैनेज करने में हेल्प कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो ये सब जो चीजें हैं वो आपकी क्या हैं, ये आपके मैनेजमेंट का फंक्शन है। मतलब इसके लिए हो सकता है कि आप मैनेजर को रख दो और उसको वो जो पर्सन है वो आपका जो मैनेजर है वो मैनेजमेंट करने में आपकी हेल्प करवा रहा है। ठीक है, और इसमें जिन लोगों ने पैसा लगाया उनके पास जो ओनरशिप है। अब जिन लोगों ने पैसा लगाया जरूरी नहीं कि वो मैनेजमेंट में भी काम करेंगे, या जो मैनेजमेंट के पर्सन है उन लोगों ने पैसा भी लगाया। तो दो अलग अलग चीजें हैं, ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट आपकी अलग होती है। तो उसके हिसाब से हम जो वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो पर्सन है ये काम करेगा। तो इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो सब चीजें हैं उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ठीक है, ओके, सो हम डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स कंपनी के। अभी जैसे हमने पार्टनरशिप एक्ट खत्म किया है तो उसके कुछ फीचर्स और इसके कुछ फीचर्स मिलते जुलते हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो वही डिफरेंसेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। तो क्या डिफरेंस होता है कंपनी में और पार्टनरशिप में?
तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये डिफरेंस आपको पता होगा, जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है वो आज की क्लास में डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, तो देखो गवर्निंग एक्ट क्या होता है। कंपनी का जो गवर्निंग एक्ट है वो कौन सा है, 2013। पहले कौन सा था, 1956। और यहां पर जो एक्ट है वो हमारा कौन सा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक डिफरेंस हो गया। पार्टनरशिप एक्ट हमारा 1932 और कंपनी का एक्ट है हमारा 2013। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होता है। पार्टनरशिप आपने पढ़ा, पार्टनरशिप का बताओ, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। लीगल स्टेटस, कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, कंपनी का एक लीगल स्टेटस होता है इन द आइज ऑफ लॉ। बट जब कंपनी आपकी जो पार्टनरशिप है वो रजिस्टर्ड ही नहीं होती है तो उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस आपकी नहीं होती है, नो सेपरेट एंटिटी। ठीक है, तो यहां पर जो पार्टनरशिप है उसको एक सेपरेट एंटिटी यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। लायबिलिटी, कंपनी के केस में आपकी लिमिटेड हो जाएंगी और यहां पर आपकी अनलिमिटेड हो जाएंगी। ठीक है, तो कंपनी के केस में आपके जो लायबिलिटी रहेंगे वो लिमिटेड हो जाएंगे ओनली अप टू देयर शेयर, और यहां पर जो पार्टनरशिप है उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, अप टू मतलब जो भी आपका रहेगा, जो भी शेयर रहेगा वो हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, वो हम आपस में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन उसमें आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैंने तो 1 लाख रुपए दे रखे तो मैं 1 लाख का ही शेयर में यहाँ पर एडजस्ट करूँगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कंपनी के नाम में बड़ा पंगा रहता है। तो कंपनी अपना जो प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड, और जो पब्लिक कंपनी है वो अपना जो वो लिमिटेड वर्ड अपना यूज़ करेंगे एट द एंड। लेकिन यहाँ पर आपका जो वो नाम को लेके ऐसी कोई चॉइस नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम अपना जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई कंपल्सन आपकी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो शेयर हैं दैट आर द फ्रीली ट्रांसफरेबल, आप अपने शेयर को दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो है ये चीजें इसमें नहीं आ सकती अनटिल अनलेस ऑल द पार्टनर्स आर नॉट एग्रीड अपॉन द सेम कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो कंसर्न है ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एजेंसी। डायरेक्टर आर द एजेंट ऑफ द कंपनी एंड नॉट द अदर। तो जो डायरेक्टर हैं वो कंपनी के बिहाफ पे काम करेंगे, वही लोग जो वो कंपनी के बिहाफ पे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के और दूसरे पार्टनर के एजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था एनी वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, या तो कोई एक या सारे मिलके जो बिजनेस को चलाएंगे, उसको बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे और उसके हिसाब से हमारा जो बिजनेस है वो चलेगा। तो पार्टनर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फर्म के, और दूसरे पार्टनर के क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। यहाँ पर जो है डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के एजेंट माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पावर कैन ओनली कैरी आउट द ऑब्जेक्टिविटी इन द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में इसकी जो पावर है वो सारी वहाँ पर लिखी जाती हैं। ठीक है, ये जब हम आपको लीगल एस्पेक्ट पढ़ाएंगे वहाँ पर ये सारे टॉपिक हम लोग जो अपने डिस्कस करेंगे वहाँ पर बताएंगे आपको कि किस किस तरीके से आपको काम करना है। और यहाँ पर पार्टनरशिप में डू नॉट कैन डू एनीथिंग दैट द पार्टनर्स एग्री टू डू। यहाँ पर कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस तरीके की कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट आपका नहीं बनता, वहाँ पे आपकी पार्टनरशिप डीड बनती है। तो जब सारे पार्टनर आपके चाहें तो उसमें जो वो चेंजेस आपके कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत आपकी ऐसी नहीं होती। आई होप ये जो चीज़ें हैं आपको पार्टनरशिप और जो कंपनी है उनमें डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी की, कि कंपनी के क्या क्या टाइप्स रहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, अगर मेंबर्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो 3 टाइप की कंपनी रहती हैं। एक होती है ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी, और एक होती है पब्लिक कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से आपका चीज़ें आती हैं। देखो 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, ओपीसी जिसको हम बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई आती है और हम यही नहीं समझ पाते कि ओपीसी क्या बवाल है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओपीसी का मतलब क्या है, 1 पर्सन कंपनी। देखो कई बार क्या होता है कि ये एक नई कैटेगरी है आपकी कंपनी की, जो कि हमारे स्टार्टअप्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये चीज़ करी गई थी। अब मान लो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे मान लो आपका, वैसे तो हमारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमारी 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे मतलब आपका इंडिविजुअल है, ठीक है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और आपकी जो कंपनी है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपकी इसमें आ जाती है। तो कई बार क्या होता है, हर किसी के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो आपकी जो नॉर्मल जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें आपको रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी नहीं होता है, उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन उसको अगर आप जब कंपनी के फॉर्म में अगर आप उसको रजिस्टर्ड करवाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं 1% कंपनी। तो यहाँ पर जो है ये सेटअप्स को और यंग एंटरप्रेन्योर को स्टार्टअप करने के लिए ये जो नई कैटेगरी आपकी बनाई थी। अदरवाइज पहले हमारी दो ही कैटेगरी थी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पर जो है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द बिजनेस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जरा याद रखना, कई बार इससे रिलेटेड चीज़ें आपकी आ जाती है। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस को कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, आपका जो नॉर्मल बिजनेस है उसको कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर देना, दैट इज योर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने क्या बताया कि ये जो सोल प्रोप्राइटर और जो चीज़ें हैं वो आपकी सेम यहाँ पर आ जाती है, लेकिन डिफरेंट आपका क्या रहता है, वन ओपीसी हैज़ द सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस विद द लिमिटेड लाइबिलिटी। वहाँ पर जो है सोल प्रोप्राइटर में आपका जो ओनर और वो जो चीज़ें हैं दोनों सेम रहती हैं। वहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो आपकी अनलिमिटेड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दो सेपरेट एंटिटी आपकी हो जाती है, मतलब ओनर अलग है आपका और जो बिजनेस है वो आपका अलग है। तो यहाँ पर आपकी जो लिमिटेड लाइबिलिटी जो वो आपकी कितनी हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, मतलब बिजनेस के नाम पे जो आपका पैसा लिया है सिर्फ वो आपके बिजनेस के एसेट से पे ऑफ किया जाएगा, उसके पर्सनल एसेट से कोई भी एसेट आपका जो वो पे ऑफ नहीं करी जाएगी, कोई भी लाइबिलिटी आपकी पे ऑफ नहीं करी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब ये एक कैटेगरी हो गई आपकी 1% कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब ये प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है, इज द वन जो 2 और मोर पर्सन जो मिलके अपने आप को कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे और कंपनीज एक्ट के अंडर इसको जो रजिस्टर करवाएंगे और उसको मतलब जो है अपने आप को जो भी सिक्योरिटीज मतलब जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे आपका इन्होंने क्या करा, कंपनीज एक्ट के अंडर अपने आप को रजिस्टर करवाया, कम से कम 2% इसके लिए चाहिए इसको सेटअप करने के लिए। ठीक है, और द सिक्योरिटीज ऑफ द सच कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, और ये पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। पहली चीज, ये पब्लिक से पैसा नहीं लेंगे और इनकी जो सिक्योरिटीज होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। ठीक है, टू सब्सक्राइब द कैपिटल और शेयर और डिवेंचर, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बाहर से पैसा नहीं ले सकते, इनका खुद का पैसा लगा होता है, ये जितना पैसा रहेगा ये लोग खुद का ही पैसा लगाएंगे, बाहर से पैसा ये लोग नहीं ले सकते। द मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द ट्रांसफरिंग ऑफ द शेयर, मतलब जितने भी आपके पास जो शेयर होते हैं अपना नाम, मतलब शेयर जो होते हैं इनके ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, मतलब मेरे नाम पे अगर किसी कंपनी के प्राइवेट कंपनी के कोई शेयर है तो मैं उसको दूसरे नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबरशिप इन द प्राइवेट कंपनी इज 200, ये नंबर याद रखना, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस इज 150 और 50 और 70 और 100। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपका 200 है। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है उसको फिर हम क्या बोल देते हैं, पब्लिक कंपनी बोल देते हैं। यहाँ पर जो मिनिमम मेंबर है वो आपके कितने रहेंगे, 7 रहेंगे, मतलब प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए आपको 2 मेंबर चाहिए और यहाँ पे पब्लिक कंपनी खोलने के लिए मिनिमम आपको 7 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट आपकी नहीं होती। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि मिनिमम आपका 2 और मैक्सिमम 200 और मिनिमम आपकी 7 और मैक्सिमम आपकी नो लिमिट। ठीक है, और ये जो पैसा है अपना जो बाहर से पैसा ले सकते हैं, इनको जो जितना भी अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो रजिस्टर करवानी पड़ेगी, इनके लिए बाहर से अपना पैसा जो वो ये ले सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी जो वो अपने आप को सिक्योरिटीज़ को रजिस्टर करवाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में, एंड इट्स शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, उनके जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल रहते हैं। एंड इसके साथ साथ मतलब जो है इसकी कोई लिमिट नहीं होती मैक्सिमम नंबर पे, और सब्सिडरी उसको जो है बाद में इसको जो है पब्लिक कंपनी जो हो, ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती है, मतलब तो इनको जो है अपने लास्ट में जो है लिमिटेड वर्ड अपना लगाना पड़ेगा, और जो प्राइवेट कंपनी है उसके अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड और इसके नाम के पीछे आपका लिमिटेड वर्ड जो वो यूज़ करेंगे।
ठीक है, तो ये चीज़ हम देखते हैं। अच्छा, तो इसमें हम जो है यहाँ पर बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की और पब्लिक कंपनी के बारे में बात करेंगे कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी डिफरेंसेस आपके होते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर जो रहेंगे, इसमें 50 नहीं, 50 आपके पहले थे, अब आपके 200 आपके हो गए, मिनिमम आपके नंबर 2, और इसमें मिनिमम नंबर 7, मैक्सिमम 200, और इसमें मिनिमम आपकी कोई लिमिट आपकी नहीं होती। तो एक डिफरेंस आपका ये हो गया मिनिमम को लेके और मैक्सिमम को लेके। मिनिमम नंबर प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7, और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 200, और यहाँ पर आपकी नो लिमिट। डायरेक्टर्स मिनिमम जो है वो डायरेक्टर 2 होने चाहिए, और इसमें आपके कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ये पब्लिक से पैसा अपना जो शेयर डिवेंचर वगैरह ये आपका पब्लिक से नहीं ले सकते, लेकिन ये जो है वो अपने शेयर डिवेंचर और अपने जो पब्लिक डिपॉजिट हैं ये अपने एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब ये अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं पब्लिक से पैसा सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है दे आर नॉट अलाउड टू सब्सक्राइब द शेयर फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, इनको जो है अपना प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है, मतलब शेयर को अगर पहली बात तो शेयर ट्रांसफरेबल होती नहीं है, लेकिन अगर ट्रांसफरेबल इनको करने भी हैं किसी दूसरे के नाम पे तो आपको जो है प्रायर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा बोर्ड से, उसके बाद ही आप अपना जो है कर सकते हो, और इसके जो शेयर्स होते हैं वो आपके फ्रीली ट्रांसफरेबल रहते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये प्रोस्पेक्टस का मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते और ये आपका प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका कंपनी की डिटेल्स लिखी होती हैं और कंपनी का जो अकाउंट्स है, स्टेटमेंट है, कंपनी का नाम क्या है, फीचर्स क्या है, ये जो सारी चीज़ें आपकी कंपनी किस किस चीज़ में डील करती है, वो एक तरीका होता है, एक इन्विटेशन होता है बाहर से पैसा एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आती है। तो यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट, इसमें नो कंपल्सन फॉर होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड फाइलिंग द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, लेकिन जो आपकी पब्लिक कंपनी है उसमें स्टैट्यूटरी मीटिंग और उसकी जो रिपोर्ट्स है उनको फाइल करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो लीगल फॉर्मेलिटीज, इसमें आपके बहुत सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसको प्राइवेट कंपनी को जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह ये सब चीज़ें आपकी करी जाती है। ठीक है, तो इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख और इसके आपके मतलब इसमें आपके 1 लाख और इसमें आपके 5 लाख। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो चीज़ें हैं वो आपके इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के बेसिस पे हम कंपनी को किस किस फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का लिमिटेड मतलब लिमिटेड बाय द शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप की कंपनियां हमारी हो जाती हैं। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर सिर्फ उतना ही जो है जितने लोगों ने शेयर अपने ले रखे हैं वो सिर्फ उतने ही अमाउंट के लिए लाइबल रहेंगे जितना अमाउंट उन्होंने अपना अनपेड है या जितना अमाउंट उनको अपने शेयर का अभी पे करना है। ठीक है, कंपनी उनसे ज़्यादा पैसा जो वो अपना चार्ज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। हेंस द शेयर होल्डर आर लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट दैट इज नॉट पेड टू ऑन देयर होल्डिंग। मतलब जितने के उनके शेयर थे, मान लो मेरा 100 रुपीज़ का शेयर था, मैंने 20 रुपीज़ पे कर दिए, मेरे 80 रुपीज़ रह गए, तो कंपनी मेरे से 80 रुपीज़ ही डिमांड कर सकते, उससे ज़्यादा रुपीज़ मेरे से डिमांड नहीं कर सकती। तो इसलिए यहाँ पर जो वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होता है। नेक्स्ट होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि अगर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ आपकी लिखी है कि भाई हम आपको इतनी अमाउंट की गारंटी देते हैं, तो आप उतने अमाउंट की गारंटी तक आपके लिमिटेड हो जाते हो। तो मतलब उसमें आपके क्या होते हैं कि जैसे मान लो मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ कि भाई मैं आपको इतना श्योरिटी ऑफ प्रॉफिट या गारंटी ऑफ प्रॉफिट मैं आपको लेता हूँ, तो वहाँ पे कंपनी जो है वो मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो उतनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसको गारंटी की चीज़ें बोलते हैं। जैसे मान लो कोई नया पार्टनर आपका जो है, कोई नया मेंबर आपका ऐड हुआ, तो और हमने जो है उसको गारंटी बोल दिया कंपनी को जो है एसेट को लेके इन द वाइंड अप ऑफ द कंपनी की, जब कंपनी वाइंड अप होगी तो हम इतनी चीज़ की गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हम जो वो उसको जो फुलफिल करेंगे, उसको जो आगे कैरी ऑन करेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है लाइबिलिटी डज नॉट हैव एनी लिमिट। मतलब यहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर एंड वेयर शी सीज टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो मतलब जब
वो जो है यहाँ पर जो लाइबिलिटीज़ है वो अनलिमिटेड हो जाती है, और जैसे ही वो अपनी लाइबिलिटीज़ को फुलफिल करते हैं या कंपनी के मेंबरशिप छोड़ते हैं तो उनकी लाइबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी 3 टाइप की कंपनियाँ हो गई। कौन कौन सी? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कुछ आपकी स्पेशल कंपनीज होती है, वो स्पेशल कंपनीज कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपकी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएंगी, एक फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आपकी स्पेशल कंपनीज होती हैं। यहाँ पर बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है कि मतलब जिसका जो ओनरशिप है वो किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। मतलब एटलीस्ट 51% शेयर जो है वो उनके गवर्नमेंट के हाथ में है, मतलब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, और उनके पास एक सेंट्रल अथॉरिटी है टू मेक द डिसीजन, तो उनको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी हम उनको बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसमें गवर्नमेंट के पास इनकी होल्डिंग रहेगी। ठीक है, फॉरेन कंपनी क्या होती है? फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड द कंट्री हुई है, मतलब उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो आउटसाइड द कंट्री हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। अगर उनका इनसाइड द कंट्री हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, तो इट हैज़ अ बिजनेस प्लेस इन इंडिया बाय वे ऑफ द एजेंट ट्रेडिशनली, मतलब जो है एजेंट की तरह वो हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज़ हमारी इसमें आती है, लेकिन उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका आउटसाइड द इंडिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही अंडर सेक्शन 8 में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे जो कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट और आपकी जो हैं जिनसे मतलब जो है यहाँ पर रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए रिसर्च, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए अंडर सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर्ड होता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो स्पेशल लाइसेंस आपको प्रोवाइड करती है, जैसे एनजीओज वगैरह हैं वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका जो है फर्दर दे यूज टू मनी अर्न द प्रॉफिट फॉर द प्रमोशन ऑब्जेक्टिव एंड दस डिवाइडेड इनटू द मेंबर इज नॉट पेड। तो मतलब ये जो चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें कि मतलब इसमें इसके जो मेंबर्स हैं उनको पेमेंट नहीं मिलती है, और उसमें जो है वो अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपना जो उनका हो जाता है उसको वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी आपके जैसे आपका कोई भी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट बिजनेस जिनका है और 51% और मोर शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जिनका काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक से डीलिंग करना है, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से डीलिंग करना है, उनको हम पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका LIC, ICICI, जितने भी बैंकिंग, UTI, IDBI, IDFC, ये सारे जो है वो आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब हमारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं। ठीक है, LIC वगैरह ये जितने भी चीज़ें हैं ये सारी आपकी इसमें आ जाती हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इसमें हमारी इसमें भी हमारी 3 तरह की कंपनी बनती हैं, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी। ठीक है, देखो अब होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी को हम जो वो पेरेंट कंपनी भी कह देते हैं, मतलब जिनके पास मैनेजमेंट और अपना जो पूरा कंट्रोल है, मतलब डिसीजन लेने का, मैनेजमेंट करने का और कंपोजिशन इनके पास रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑफ द अनदर कंपनी। ठीक है, इनके पास एक दूसरी कंपनी होती है जिसको हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं, सब्सिडरी कंपनी का पूरा होल्डिंग इनके पास रहती है। तो होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है? जो होल्ड करती है 51% शेयर ऑफ किसके? सब्सिडरी कंपनी के। ठीक है, और उनके पास मैनेजमेंट रहती है, डिसीजन मेकिंग पावर रहती है, उनका जो सब्सिडरी का जो डिसीजन मेकिंग रहती है वो आपकी किसके पास रहती है? होल्डिंग कंपनी के पास रहती है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है कि जिनके पास द कंपनी जो हुज टोटल शेयर आर ओन्ड बाय द अनदर कंपनी, मतलब जिनके जो 51% शेयर या उससे ज़्यादा शेयर जो किसी दूसरी कंपनी ने ले लिए हैं, तो ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलेंगे? ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी, जो दूसरे के अंडर में रह के काम करती है। ठीक है, तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किसके हाथ में रहती है? वो आपके होल्डिंग कंपनी के हाथ में रहती है, वो उसके हिसाब से ही डिसीजन करते हैं। तो यहाँ पर एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कंपनी। एसोसिएटेड कंपनी का मतलब होता है अनदर फॉर्म ऑफ प्रोसेस कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर द कंपनी देन द लेटर इज कॉल्ड द एसोसिएशन। तो इसमें आपका क्या रहता है कि इसमें मिनिमम 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल और बिजनेस डिसीजन एज पर एन एग्रीमेंट, मतलब यहाँ पर क्या रहता है कि हम कुछ कंसिडरेबल एग्रीमेंट हम कर लेते हैं, कुछ शेयरिंग का भी हमारा रहता है, तो उसमें मतलब एसोसिएटेड कंपनी बोलते हैं, मतलब इससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो 20% या
इतने जो शेयर कैपिटल है वो आपकी मिक्सअप है, जैसे दो कंपनी हैं, दोनों में आपका मिला जुला डिसीजन आपका हो रहा है, तो ऐसी कंपनी को हम एसोसिएटेड कंपनी बोलते हैं। वो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके जॉइंट डिसीजन लिए जा रहे हैं आपके, ठीक है, और हमारा कोई एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से हम जो वो डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी केस में आ जाती है, एसोसिएटेड कंपनी में आ जाती है। जैसे आपने सुना हो कि भाई SBI एंड इट्स एसोसिएटेड, तो उसे ऐसे त्रावणकोर बैंक है और उसमें कई सारे बैंक जो थे वो SBI से एसोसिएटेड थे, ठीक है, बीकानेर और जो है कई सारे 7 मतलब जो है सिस्टर बैंक थे आपके SBI के, जिनको बाद में कंसोलिडेट करके एक सिंगल बैंक में मर्ज कर दिया गया, उनको SBI के अंडर मिला दिया गया, ठीक है। तो वो उसके एसोसिएटेड, ऐसे ही कंपनी कोई एसोसिएटेड कंपनी मानी जाती है, उससे एसोसिएटेड रहते हैं, तो उनके मिले जुले डिसीजन आपके रहेंगे, कंसिडरेबल डिसीजन आपके रहेंगे, उसके हिसाब से ही वो डिसीजन करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कंपनी की कैपिटल की, अब हम बात करेंगे कि कंपनी की जो कैपिटल है वो कैसी कैसी रहती है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्या बात करेंगे वो चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 2 और 8 में मतलब कुछ चीज़ें आपकी डिसाइड करी गई हैं। कैपिटल का मतलब क्या है कि उन्होंने जो टोटल पैसा जो वो अपना कंट्रीब्यूट करा है, अब वो जो उन्होंने टोटल पैसा जो कंट्रीब्यूट करा है उसको आपने डिवाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में। वो जो पोर्शन आपका डिवाइड किया उसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आता है नॉमिनल और ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल। जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उस टाइम पे एक परमिशन मतलब मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है, ठीक है, कि भाई इतनी लिमिट तक ही आप अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वो जो उस टाइम पे जो लिमिट आपको अलाउड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। तो यहाँ पर इसमें क्या बताया गया, नॉमिनल कैपिटल आर द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट आर मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, मतलब मेमोरेंडम में आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर जो है ये चीज़ें डिफाइन करी जाती है कि भाई हमारी कंपनी जो वो इस अमाउंट से रजिस्टर्ड हो रही है, ठीक है। तो एज पर द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं इतना मैक्सिमम अमाउंट आपका रहता है कि कंपनी मैक्सिमम इतना अमाउंट जो वो अपना शेयर कैपिटल से रेज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद द कंपनी ऑल्सो पे स्टैम्प ड्यूटी, मतलब कंपनी जो अपनी जो स्टैम्प ड्यूटी पे करेगी वो किस पे करेगी, वो इस अमाउंट पे अपना जो वो स्टैम्प ड्यूटी अपनी पे करेगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भाई कंपनी जो है वो कौन से अमाउंट पे आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो पे करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नॉमिनल कैपिटल को हम कंसीडर करते हैं जब आपकी रिजर्व कैपिटल जब उसकी ज़रूरत होती है, तो वर्किंग एंड रिजर्व कैपिटल उस टाइम पे हम इसको जो वो ज़रूरत हमारी रहती है, ठीक है। अच्छा, ये जो है चलो मैंने ये आपको बता दिया है, ठीक है, कि इसमें हमारी जो कैपिटल है उसमें ये स्लाइड्स आगे पीछे हो गई हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी जो कैपिटल है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जितना पैसा उन्होंने, कैपिटल का मतलब है जो कॉमन स्टॉक या जितना आपका जो कंट्रीब्यूशन करा है इन्होंने लोगों से उसको हम कॉमन स्टॉक या कैपिटल हम बोलते हैं। तो उसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, कंपनी स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर देगी। जैसे 1 लाख की कैपिटल है तो उसको छोटे छोटे कितने कितने किस किस के पास शेयर्स हैं, ठीक है, 100 रुपये के कितने शेयर्स हैं, तो उसके हिसाब से उसने जो डिवाइड कर दिया उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे। अब मेरे पास कितने शेयर है, मैंने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा, वो उसके हिसाब से मेरा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जो है कंपनी अपने हिसाब से चीज़ों को वो करेगी। रिमेंबर द शेयर इज़ नॉट अमाउंट ऑफ मनी, ये हमारा जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई कितना हमारा शेयर वहाँ पर है, ठीक है। तो कैपिटल इज़ यूज इन द कंपनी लॉ, तो यहाँ पर कुछ कंपनी लॉ में हम चीज़ें अपनी वो करेंगे, जैसे नॉमिनल कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड है, आपकी कॉल्ड अप है और पेड अप कैपिटल है, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो हमारी कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैपिटल होती है जो कि हमारी इसमें यूज़ करी जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल और ये रजिस्टर्ड कैपिटल मैंने आपको बता दी है। उसके बाद है आपकी इशूड कैपिटल। अब देखो ऑथराइज का मतलब हो गया जितना आपका रजिस्टर्ड हो गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, इशू करोगे। इशू मतलब जो है सारा पैसा, जैसे मान लो 50 करोड़ से आपने रजिस्टर करवाया अपने आप को, अब जितना आपने रजिस्टर्ड करवाया वो सारा पैसा तो एक बार में आप नहीं ले लोगे, जितना जितना पैसे की आपको जरूरत होगी उतना उतना पैसा आप जो वो इशू करते रहोगे। जैसे मान लो 50 करोड़ के मुझे 3 करोड़ की रिक्वायरमेंट है या 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, 1 करोड़ रुपये मैंने मार्केट में इशू मतलब जो है मैंने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया और उनको बोला कि भैया मुझे इतना पैसा चाहिए। तो लोगों ने अप्लाई किया, जो अप्लाई किया जितना मैंने अपना जो इशू कर रहा हूँ एक टाइम पे उसको मैं क्या बोलूँगा, इशूड कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जो है इन्होंने बोला कि कंपनीज एक्ट उसमें मतलब जो है कि उसको कंपनी कितना इशू करती है एक बार में पैसे को सब्सक्राइब
करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। तो ये किसका पार्ट होती है, इशूड कैपिटल हमेशा पार्ट होती है नॉमिनल कैपिटल का या ऑथराइज कैपिटल का। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन। जितना कंपनी जो सब्सक्राइब करना चाहती है, लोगों से कह रही है कि भैया आप हमारी कंपनी में आके डील करो या आप हमें इतना पैसा दो, ठीक है। उसके बाद आती है सब्सक्राइब कैपिटल। अब कंपनी ने तो बोल दिया भैया हमें इतना पैसा चाहिए, अब कंपनी को कितना पैसा मिलता है ये आपका जाता है सब्सक्राइब कैपिटल पे। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी रहती है ये उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो है सेक्शन 286 में मतलब जो ये डिफाइन किया गया है, सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो हमारी ये बताती है कि पब्लिक ने कितना पैसा आपसे लिया या कितने लोगों ने आपके जो शेयर के लिए अप्लाई करा और कितने लोग इंटरेस्टेड है आपकी कंपनी में। मान लो कंपनी ने 1 करोड़ के लिए बोला, अब हो सकता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा आए, अब यह हो सकता है कि 1 करोड़ से आपका कम आए, तो उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी ने मतलब जो है, जैसे मान लो आपने सब्सक्राइब कर दिया, अब कंपनी एक बार में सारा पैसा नहीं मंगाएगी। कंपनी जैसे मान लो कंपनी को 100 रुपये मंगाने हैं, तो कंपनी एक बार में पैसा ना मंगा करके डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में पैसा मंगाती है। अब जैसे मान लो एप्लीकेशन पे पैसा मंगाया उसने, अलॉटमेंट पे पैसा मंगाया, फर्स्ट कॉल पे पैसा मंगाया और फाइनल कॉल पे पैसा मंगाया, ये आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये दो तो आपके रहेंगी, ठीक है। तो इसमें कंपनी जो वो अपने हिसाब से पैसा मंगाएगी, कंपनी ने जितना पैसा मंगा लिया उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अब कंपनी ने पैसा मंगा लिया वो चीज़ अलग होती है, लेकिन उसमें से कंपनी ने कितना पैसा जो है, कितने लोगों ने आपका जो पैसा है वो आपका वो कर दिया, मतलब पे कर दिया, लोगों ने कितना पैसा पे किया उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। अब मान लो कंपनी ने मतलब जो है आपके 70 रुपये मंगा दिए, तो वो 70 रुपये क्या होगा, कॉल्ड अप कैपिटल। 30 रुपये भी कंपनी को मंगाने, तो वो अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। 70 में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने 50 मतलब जो है रुपये आपके दिए हैं, तो ये आपके पेड अप कैपिटल हो गई, ठीक है। 70 रुपये कॉल्ड अप और 50 रुपये पेड अप। अब बहुत सारे लोग आपके ऐसे रहेंगे जो मतलब जो है आपको पैसा नहीं देंगे, उनको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब जिन्होंने पैसा अभी नहीं दिया है, तो उनको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना इकट्ठा ही पैसा दे देते हैं, उनको बोलते हैं कंपनी जब मंगाएगी तब मंगाती रहेगी, हम तो भैया इकट्ठा पैसा आपको दे देंगे, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर। एरियर का मतलब है कि जिन लोगों ने आपका पैसा नहीं दिया है, ठीक है, जो अभी आपका पैसा फ्यूचर में देंगे, ठीक है, जिनका अभी पैसा ड्यू है, मतलब ड्यू हो गया है, कंपनी ने पैसा मंगा लिया है लेकिन आपने अभी पैसा नहीं दिया है, तो जो आपका पैसा पेंडिंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। और जो आपका जो आपने एडवांस में पे कर दिया है उसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आता है कॉन्सेप्ट, एक आता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, जैसे मान लो अब मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कंपनी ने 1 करोड़ के लिए सब्सक्रिप्शन डाला, कंपनी ने बोला कि भाई हमें जो वो 1 करोड़ का पैसा चाहिए। अब वो हो सकता है कि मतलब जो है कंपनी ने मतलब जो है ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर दे या उससे कम शेयर के लिए अप्लाई करे। जैसे मान लो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करे, 5000 प्रोस्पेक्टस इशू करे, ठीक है, और उसके लिए मतलब जो है ज़्यादा, जैसे इसको आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो हमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें सीट है 54,000, ठीक है। अब क्या लोग 54,000 ही अप्लाई करते हैं? नहीं, उसमें लोग जो है 54,000 सीट्स के लिए लैक्स ऑफ फॉर्म भरे जाते हैं। तो जो लैक्स ऑफ फॉर्म भरे गए, सीटें तो आपके उतनी ही है 54,000, तो कंपनी ने बोला कि भाई मतलब जो है उन्होंने बोला कि भाई आओ और फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप ठीक है भाई, जिसका होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे हम, एक काम करो पहले आप फॉर्म तो अप्लाई करो, अगर हमें लगेगा कि भाई इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर सीट तो हम आपको वो सीट ऑफर कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है, कंपनी कहती है कि ठीक है भाई आप हमारे उसके लिए अप्लाई करो। तो वहाँ पर आपका जब लोगों ने ज़्यादा उसके लिए अप्लाई करा तो वो क्या हो गया, आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब कम उसके लिए अप्लाई करते हैं, अब जैसे कई बार क्या होता है कुछ कुछ उसकी जो सीट्स जो होती है आपकी वैकेंट रह जाती है, वो जो वैकेंट रहेगी वो आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन होगी। अब जैसे मान लो डीडीए ने अपने 500 फ्लैट्स के लिए बोला कि भाई हम जो प्रोस्पेक्ट इनको इशू करना चाहते हैं, उन्होंने ठीक है, लोगों ने क्या करा, 2000 लोगों ने मतलब जो है अप्लाई कर दिया, तो वो जो 2000 आपका क्या हुआ, वो ओवर सब्सक्रिप्शन होगी। अब हो सकता है कि मतलब कई बार लोगों ने सोचा कि चल छोड़, या लोगों को पता नहीं चला या कुछ भी एनी ऑफ द रीजन, मतलब 100 पीपल्स ने ही अप्लाई किया, तो जो 100 पीपल्स ने अप्लाई किया दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन, और जो 2000 पीपल्स ने अप्लाई किया दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन,
ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ें आपकी रहती है, मतलब जिनकी कंपनी रेपुटेशन अच्छी होती है तो उनका हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन जाता है। जिनकी कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है या लोगों को लगता है कि भाई हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या उनकी सर्विसेज में फ्लॉ रहता है, तो वहाँ पर आपका अंडर सब्सक्रिप्शन जाता है। ठीक है, जब आपकी इनवाइट कंपनी ऑफर करती है द नंबर ऑफ अप्लाइड बाय द पब्लिक इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी, ठीक है, उससे कम है तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन, उससे ज़्यादा है तो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। गुड रेपुटेशन मतलब जो है आपकी इसमें जो वो अंडर सब्सक्रिप्शन में इतनी नहीं रहती है, न्यूली सेटअप है आपका, तो उसमें इतनी जल्दी से लोग आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे। जैसे नए नए आप मार्केट में आते हो तो इतनी जल्दी से लोग आपको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं या इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप मार्केट में अपनी पकड़ बनाओगे तो उससे आपका जो मार्केट है वो अपनी कैप्चर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि मतलब लोग आपके ऊपर इतना ट्रस्ट ना कर पाएं, लेकिन धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे आप मार्केट में बढ़ोगे तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे और आपको अप्लाई भी करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपका कंपनी की ओवर सब्सक्रिप्शन अगर आपकी रहती है तो वहाँ पे कंपनी को, लेकिन कंपनी को तो शेयर उतने ही अलॉट करने हैं, तो कंपनी क्या करेगी, क्राइटेरिया बनाएगी। अब मान लो 54,000 सीट्स के लिए लैक्स ऑफ उसमें वो कर दिया, तो कंपनी ने बोला कि भाई हम टेस्ट लेंगे, यूनिवर्सिटी ने बोला भाई हम टेस्ट लेंगे या मेरिट लगाएंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे, जिसकी मेरिट रहेगी, जिसका मेरिट में नाम आएगा उसको हम देखेंगे और उसके बाद हम जो अप्लाई करेंगे। जैसे इस बार CUET का एग्ज़ाम हुआ, CUET के थ्रू मतलब वो करेंगे तो 50% स्टूडेंट तो आपके वहीं पे हट जाएंगे, उसके बाद उनकी मेरिट बना दो, मतलब जो जो क्राइटेरिया था फिल्टर्स कंपनी लगाएगी, मतलब जो यूनिवर्सिटी लगाएगी उसके बाद अपनी चीज़ें रहेंगी। ऐसे यहाँ पे मतलब ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया तो मतलब वो बोलेगी बस उसमें कैटेगरी आपकी रख देगी कि भाई जो इस चीज़ के हैं या वो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे हम उन्हीं को देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। उसके बाद आता है आपका कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो जो लोग आपका जो है पर्टिकुलर इधर जो है कंपनी ने पैसा मंगा लिया लेकिन आपने पैसा नहीं दिया है तो वो आपका कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर शोन इन द बाय वे ऑफ कैपिटल, उसमें से बैलेंस शीट में से हम डिडक्ट करके अपने कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे और कॉल्स इन एडवांस को हम उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि मतलब कॉल्स इन एरियर अगर आप नहीं दोगे तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट है वो आपका लगेगा 10%, और अगर आपने एडवांस में वो करा है कॉल्स इन एडवांस अगर आपका है तो उस पर कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी 12%। पहले ये 5 और 6 था लेकिन अब ये डबल हो गया, 5 वाला 10 हो गया और 6 वाला आपका 12% हो गया। तो इसमें हमेशा याद रखना कंपनी आपको हमेशा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है एज़ कम्पेयर टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एक कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होता है, और तो ये आपका डेबिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आपके लिए इनकम होती है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकम आपका जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को हम कहाँ पे दिखाएंगे, उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को हम कहाँ पे दिखाएंगे, वो इनकम होती है हमारी, तो उसके हिसाब से हम उसको क्रेडिट करेंगे, और जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस वो कंपनी पे करती है आपको तो उसको डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इसमें रहती है। तो कॉल्स इन एरियर जो है वो आपका, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम जो चीज़ें हैं वो अपनी करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो गए हों। से आपकी जो कैपिटल है वो क्या होती है, कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, और आपकी जो ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपके क्लियर हो गए होंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इशू ऑफ शेयर। कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन अपने डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आपकी वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप ज़रा तैयार रहना, और उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसमें हम इशू ऑफ शेयर आपका क्या रहेगा, आपका फोर फीचर, और ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में आप जल्दी ही हमारे साथ जुड़ें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको आप ज़रूर देखें। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्द ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।